हेलो एवरीवन। आज का जो ये लेक्चर है क्लास 12 हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। बच्चों, मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है गणित विषय का, उसमें एक इकाई जो है वो सदिश प्लस त्रिविमीय निर्देशांक। इन दो प्रश्नावलियों से मिलकर बनी है, सदिश और त्रिविमीय निर्देशांक। बोर्ड परीक्षा के अंदर 80 नंबर के पेपर में से 14 नंबर के प्रश्न सिर्फ इन दो प्रश्नावली में से आते हैं, सदिश और त्रिविमीय निर्देशांक। आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम शुरू करेंगे सदिश। और सदिश की अगर हम बात करें तो कक्षा 11 की फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने सदिश के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। सदिश की परिभाषा भी आपको आती होगी, ठीक है। तो टॉपिक रहेगा आज का हमारा सदिश, ठीक है, सदिश। तो सदिश की जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह से दी जाती है कि ऐसी भौतिक राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे हम सदिश कहते हैं। एक तो चाहिए परिमाण और दूसरा चाहिए दिशा। यदि किसी भौतिक राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसे फिजिक्स की लैंग्वेज में सदिश कहा जाता है। हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी भौतिक राशियां भी होती है जिनका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो सदिश नहीं है। ऐसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है विद्युत धारा, जिसको हम करंट कहते हैं, और एक और एग्जाम्पल कोण। देखिए, अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो किसी तार में अगर करंट चल रहा है, जैसे 10 एम्पियर करंट चल रहा है, तो ये 10 इस विद्युत धारा के लिए परिमाण है, जबकि करंट की एक निश्चित दिशा होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि परिमाण और दिशा दोनों है, लेकिन इसके बावजूद भी हम विद्युत धारा को सदिश नहीं कहते। इसी तरीके से अगर हम कोण की बात करें, मान लीजिए कोण है, तो इस दिशा के अंदर ये जो कोण होगा ये धनात्मक होगा। मान लेते हैं ये प्लस का 60 डिग्री है, और अगर ये कोण नीचे की तरफ बन रहा है तो इस कोण का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। मान लेते हैं माइनस का 45 डिग्री है। तो कोण के लिए भी परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऐसी राशि है जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों को सदिश नहीं कहा जाता। क्यों कहा नहीं जाता है? क्योंकि सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा के साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट होना चाहिए, और वो ये फैक्ट है कि जो भी भौतिक राशि है वो परिमाण और दिशा के साथ सदिश योग का जो नियम है उसका पालन करे। सदिश योग का जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पर मान लीजिए दो बल लग रहे हैं, एक ये बल F1 है और एक ये बल F2 है, और इन बलों के बीच का जो कोण है ये थीटा है, तो इस वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है वो बल F1 और F2 जो है वो इस थीटा पे निर्भर करते हैं। ये कोण जैसे जैसे बदलेगा F1 और F2 का जो संयुक्त जो बल होगा उसका मान भी बदलता रहेगा, ठीक है। तो अगर सदिशों का योग उनके बीच के कोण पे निर्भर करे तो उसे हम कहते हैं सदिश योग नियम। जबकि विद्युत धारा में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए यहाँ से एक धारा आ रही है 6 एम्पियर, यहाँ से एक धारा आ रही है 4 एम्पियर,
तो इनके बीच का ये जो कोण है, ये कोण कुछ भी हो जाए, इस तार के अंदर जो धारा चलेगी वो 10 एम्पियर ही चलेगी। 6 + 4 10, यानी इन दो सदिशों के बीच का जो ये कोण है, इस पर इनका योग जो है वो निर्भर ही नहीं कर रहा है। इसलिए विद्युत धारा को और कोण को क्या नहीं कहा जाता है? सदिश नहीं कहा जाता है। तो सदिश की सही परिभाषा कुछ इस तरह से होती है, ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण हो, दिशा हो तथा वो सदिश योग नियम का पालन करता हो। लेकिन अगर हम बात करें गणित विषय की, तो फिजिक्स में तो आप लोगों ने वेग, त्वरण, बल और भी कई भौतिक राशियों को पढ़ा है सदिश के अंदर। लेकिन गणित विषय के अंदर हम जिस सदिश की बात करने वाले हैं वो सदिश क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। गणित विषय के अंदर सदिश एक डिस्ट रेखाखंड। गणित की परिभाषा के अंदर सदिश एक दिष्ट रेखाखंड है। अगर एक रेखाखंड है और उसकी एक निश्चित दिशा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। रेखाखंड शब्द से आप लोग परिचित होंगे अच्छे से। ये एक रेखा है हमारी, रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं, दोनों ओर अनंत तक चलती है। और अगर इस रेखा में से हम एक भाग को काट लें, मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो इस ए बी को कहा जाएगा रेखाखंड। रेखा के टुकड़े को कहा जाता है रेखाखंड। और अगर इस रेखाखंड को हम एक दिशा दे दें, जैसे ए से बी की ओर दिशा या फिर बी से ए की ओर दिशा, तो ऐसा रेखाखंड जिसकी एक निश्चित दिशा होती है उसे कहा जाता है गणित की परिभाषा में, गणित की लैंग्वेज में सदिश। तो बच्चों यहाँ पे ये जो ए बी है, इसकी निश्चित दिशा होने की वजह से इसको हम कह रहे हैं सदिश। तो इस सदिश को व्यक्त करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा रहेगा, ए बी और ये सदिश का चिन्ह लग जाता है, तीर का निशान लगता है इनके ऊपर। सदिश को हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। और पूरे चैप्टर के दौरान सदिश वर्ड्स कम यूज करेंगे, वेक्टर वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो इस ए बी सदिश को लिखा जाएगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। और इस ए बी वेक्टर के अंदर इसका जो ये प्रारंभिक बिंदु है, इस प्रारंभिक बिंदु को कहा जाता है ये हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु, और ये हो गया इसका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है। तो किसी भी दिश रेखाखंड को हम सदिश कहते हैं और उस सदिश के एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है। अब देखिए, हमने इस ए बी रेखाखंड को सदिश कहा है और चूंकि सदिश जो होगा उसका एक परिमाण होता है और उसकी एक दिशा होती है, यानी इस ए बी का भी परिमाण होना चाहिए और इस ए बी की भी दिशा होनी चाहिए। ए बी सदिश के लिए हम बात करेंगे परिमाण की और हम बात करेंगे दिशा की। अगर हम बात करते हैं दिशा की, तो किसी भी रेखाखंड के लिए दो ही दिशाएं संभव है। जैसे इस ए बी रेखाखंड की अगर हम बात करें तो या तो इसकी दिशा ए से बी की ओर हो सकती है या इसकी दिशा बी से ए की ओर हो सकती है, ठीक है। तो इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो ए से बी या फिर बी से ए। अगर हम ये कहते हैं कि इस रेखाखंड में इसकी दिशा ए से बी है, तो हम इसे दर्शाएंगे ए बी वेक्टर, ए से बी की ओर सदिश। लेकिन यदि इसकी दिशा बी से ए की ओर है तो इसको लिखने का तरीका रहेगा बी ए वेक्टर, बी से ए की ओर सदिश। तो ये दिशा का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। किसी भी रेखाखंड की दिशा से ही उसका नाम व्यक्त किया जा सकता है। अगर
इस ए बी सदिश की दिशा ए से बी की ओर है तो हम उसे ए बी वैक्टर लिखेंगे, और अगर उसकी दिशा बी से ए की ओर है तो उसको हम बी ए वैक्टर लिखेंगे। यानी यहाँ पर ये ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर जो है ये दोनों समान नहीं है, ये दोनों समान नहीं है। दूसरी बात करें अगर हम परिमाण की, तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि परिमाण होता क्या है। ठीक है, तो साथियों किसी भी भौतिक राशि को जब मापा जाता है, तोला जाता है, तो एक इकाई में तोला जाता है, एक इकाई में उसको मापा जाता है। जैसे अगर किसी वस्तु का हमें वजन मापना है तो वजन हम सामान्यतः ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं, है ना। जैसे 70 किलोग्राम किसी व्यक्ति का भार होना चाहिए। या फिर अगर हम बात करें रुपए की, तो रुपए हम या तो रुपए में, पैसे में, डॉलर में मापते हैं, है ना भाई, काउंट करते हैं। जैसे 5000 रुपए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वेग की या विस्थापन की बात करते हैं तो 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक इकाई के अंदर किसी वस्तु को तोला या मापा जा सकता है। और जब उसका मापन या तोलन किया जाता है तो हमें उसके साथ एक गणितीय नंबर मिलता है, और उसी गणितीय नंबर को कहा जाता है उसका परिमाण। उसी गणितीय नंबर को कहा जाता है उसका परिमाण। तो अगर हम बात करें ए बी रेखाखंड की, तो ए बी रेखाखंड के अंदर मापने योग्य क्या है? ए बी रेखाखंड के अंदर क्या मापा जा सकता है? ए पी रेखाखंड के साथ मापा जा सकता है इसकी लंबाई। ए से बी तक की जो ये लंबाई है, जिसको अगर हम मापन करें तो वही मापन इस रेखाखंड का, इस सदिश का क्या होगा? परिमाण होगा। तो परिमाण, सदिश के परिमाण की अगर हम बात करें तो लिखेंगे सदिश की लंबाई। जो भी आपको सदिश दे रखा है, अगर आप उस सदिश की लंबाई निकाल लो तो वही उस सदिश का परिमाण होगा। तो इस तरीके से किसी दिष्ट रेखाखंड को सदिश कहा जाता है, और इस रेखाखंड को ए बी वेक्टर यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर लिखा जाता है, और सदिश को दर्शाने के लिए ऊपर की ओर एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। इसी ए बी वेक्टर को अगर हम किसी और नाम से जानना चाहें तो स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट से भी दर्शा सकते हैं, स्मॉल ए वेक्टर या फिर स्मॉल बी वेक्टर, इस तरीके से। तो किसी सदिश को दर्शाया कैसे जाता है? या तो ए बी वेक्टर इस तरीके से, या स्मॉल ए स्मॉल बी वेक्टर। किसी सदिश के लिए दिशा और परिमाण को हम समझ चुके हैं। परिमाण उसके सदिश की लंबाई होती है, जबकि दिशा उसकी दो तरह से हो सकती है, ए से बी या फिर बी से ए हो सकती है। देखिए इन दोनों की अगर हम बात करें, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, तो इन दोनों की लंबाई तो समान है। अगर हम ए से बी तक की लंबाई मापन करें या बी से ए तक की लंबाई मापन करें, दोनों स्थिति में लंबाई क्या आएगी? समान आएगी। इसका मतलब ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का परिमाण क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। अब परिमाण को दर्शाया कैसे जाता है? तो अगर हमारा सदिश ए बी वेक्टर है तो इसके परिमाण को दर्शाया जाएगा ए बी वेक्टर का मापांक। इसी तरीके से अगर हम बी ए वेक्टर की बात करें तो बी ए वेक्टर का मापांक, और चूंकि ए से बी और बी से ए की लंबाई बराबर है तो ए बी का मापांक और बी ए का मापांक क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का भी मापांक। तो ये परिमाण को दर्शाने का तरीका है। और अगर हम बात करें इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो देखिए बच्चों, ए बी का जो वेक्टर है और बी ए का जो वेक्टर है, इनका मापांक तो बराबर है, लेकिन इनकी दिशा कैसी है? इनकी दिशा जो है बिल्कुल विपरीत है। और इसी विपरीत दिशा को दर्शाने के लिए एक माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। ये माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जो दिशा ए बी की है उसकी विपरीत दिशा बी ए की है। ठीक है, तो ये किसी वेक्टर ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में संबंध होता है। यहाँ तक जो भी लिखा है उसको नोट कर लीजिए। बच्चों आगे हम डिस्कस करेंगे सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार।
देखिए सदिश के प्रकार के अंदर जो हमारा पहला प्रकार रहेगा वो रहेगा शून्य सदिश। शून्य सदिश किसी सदिश का प्रकार जो है वो उसके दो ही राशि पर निर्भर कर सकता है, उसका परिमाण और उसकी दिशा। ठीक है, तो शून्य सदिश हम एक ऐसे सदिश को कहने जा रहे हैं, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, एक ऐसा दिष्ट रेखाखंड जिसकी लंबाई शून्य हो, उसे हम कहेंगे शून्य सदिश। दूसरी, इसकी जो दिशा होती है वो अनिश्चित होती है, दिशा अनिश्चित होती है। और तीसरा, इसको व्यक्त कैसे किया जाता है? इसे व्यक्त किया जाता है ओ सदिश या फिर ए सदिश, कुछ इस तरीके से। देखिए एक सदिश की बात करते हैं, ये हमारा एक सदिश है और मान लेते हैं इसका ये पॉइंट ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु हुआ और ये इसका अंतिम बिंदु हुआ। यदि किसी सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग होंगे तो निश्चित रूप से उनके बीच की एक दूरी आएगी। ठीक है, लेकिन यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही बन जाए, ये बिंदु O किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु है और यही बिंदु O उसी सदिश का अंतिम बिंदु है, यानी जब सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बन जाए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बन जाए, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे? शून्य सदिश कहेंगे। उनके बीच की जो लंबाई होगी वो शून्य होगी। साथ ही जब ये बिंदु किसी दिशा के अंदर चल ही नहीं रहा है तो इसकी दिशा बताना कठिन हो जाता है कि इसकी दिशा कौन सी होगी। ये ए बिंदु से इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसकी दिशा ए से भी होगी, लेकिन ये ओ बिंदु किसी भी दिशा में चल ही नहीं रहा है तो उस केस के अंदर इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी? अनिश्चित होगी। और इसको सामान्यतः दर्शाने का तरीका ओ डैश, ए डैश, पी डैश, जो भी जिस बिंदु पर वो है उसी को हम दो बार लिखते हैं और इसे स्पष्ट हो रहा है कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका अंतिम बिंदु दोनों कैसे हैं? समान। ठीक है, सेकंड जो हमारा टाइप रहेगा, सेकंड जो इसका टाइप रहेगा वो रहेगा एकक सदिश। एकक सदिश या फिर इसको मात्रक सदिश भी कहा जाता है, मात्रक सदिश। बच्चों ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो रहेगा हमारा मात्रक सदिश। इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखिए मात्रक सदिश क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है इसका, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एक हो। ठीक है, परिमाण या जिसकी लंबाई जो कहेंगे वो एक हो। दूसरा, इसकी जो दिशा होगी वो दिशा सदिश के अनुदिश हो, दिए गए सदिश के अनुदिश, दिए गए सदिश के अनुदिश हो। दिए गए सदिश के अनुदिश का अर्थ क्या हुआ? मान लेते हैं कि एक सदिश दे रखा है आपको, सदिश ए वेक्टर, और हमें इसी सदिश ए वेक्टर के अनुदिश एकक सदिश या मात्रक सदिश चाहिए। तो वो जो सदिश होगा, उस सदिश का जो परिमाण होगा, उसकी जो लंबाई होगी वो एक होगी और उस सदिश को कहा जाएगा ए कैप। उसकी दिशा भी वही होगी जिस सदिश के अनुदिश उसको लिया गया है। यदि ए वेक्टर के अनुदिश लिया गया है
तो उसकी दिशा ए कैप होगी। अगर बी सदिश के अनुदिश से लिया जा रहा है तो उसकी दिशा बी कैप होगी। ठीक है। और इसको लिखने का तरीका जो होता है, दर्शाने का जो तरीका होता है, इसको दर्शाने का तरीका है ए कैप या फिर बी कैप, या फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये इसे दर्शाने का तरीका है। एकक सदिश देखिए, ये एक सदिश है हमारा। इस सदिश को मैं नाम दे देता हूं ए वेक्टर, और हम ये मान लेते हैं कि इस सदिश की जो लंबाई है, इस सदिश की जो लंबाई है वो 10 है। इसकी जो लंबाई है वो 10 इकाई है। तो ये 10 जो है वो इस सदिश ए वेक्टर का परिमाण है, यानी इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर का मापांक। ये 10 जो है वो इस ए वेक्टर का परिमाण है, और परिमाण को व्यक्त कैसे किया जाता है, मापांक ए। साथ ही ये मान लेते हैं कि इस सदिश की जो दिशा है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है। तो इस सदिश को दर्शाने का तरीका कुछ ऐसा होगा, ए सदिश बराबर 10 इकाई नॉर्थ से साउथ, ये हमारा सदिश हुआ। जबकि हमें ऐसा सदिश चाहिए जिसका मापांक कितना हो, जिसका मापांक 1 हो तथा उसकी दिशा वही हो जो इस ए वेक्टर की हो, यानी दिशा हमें चाहिए नॉर्थ से साउथ। तो ये हमारा वेक्टर ए हुआ, ये उसके अनुदिश इकाई सदिश ए कैप हुआ। तो ऐसा क्या, और ये इसका क्या हो गया, परिमाण। 3 राशि हमारे पास है, एक सदिश ए वेक्टर, उसके अनुदिश एकक सदिश या मात्रक सदिश ए कैप, और उस दिए गए सदिश का परिमाण मापांक ए वेक्टर। इन तीनों में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा आपको कि अगर हम ए वेक्टर को उसके परिमाण से भाग लगा दें, अगर किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग लगा दें तो जो हमें मिलने वाला है वो इकाई सदिश होगा। तो यही इसी तरीके से इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला हमें आगे काफी हेल्प करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो रहेगा ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मापांक, ये रहेगा। ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मापांक। किसी भी सदिश के अनुदिश अगर आपको इकाई सदिश निकालना है तो आपको उस सदिश के अंदर उसके परिमाण से भाग लगाना है। ऐसा करने से क्या मिल जाएगा, हमें ए कैप मिल जाएगा। या फिर दूसरा जो यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है, दूसरा जो यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अगर हमें वेक्टर ए चाहिए, अगर हमें सदिश चाहिए तो वो सदिश कैसे मिलेगा, उस सदिश का परिमाण और ए कैप का गुणा। ये वेक्टर ए बराबर मॉड ए इंटू ए कैप। तो ये हमारा दूसरा सदिश हुआ, एकक या मात्रक सदिश। बच्चों देखिए, किसी भी बिंदु, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की जो स्थिति है स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, वो स्थिति हम सामान्यतः मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 3D, त्रिविमीय निर्देशांक। त्रिविमीय निर्देशांक से पहले 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा द्विविमीय निर्देशांक। ठीक है। तो पहले ये जो 2D, 3D और उससे पहले 1D जो है उसको आप समझिए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये एक रोड है, और इस रोड पर इस बिंदु से, ये बिंदु हमारा 0 बिंदु है, और इस 0 बिंदु से एक बाइक सवार यहां से रवाना हो रहा है और कुछ दूरी के बाद यहां पहुंच गया। तो इस बिंदु की जो है, इस व्यक्ति की जो स्थिति है वो इस 0 बिंदु के सापेक्ष जो होगी उसे दर्शाने के लिए
आपको केवल एक बिंदु की जरूरत रहेगी, एक संख्या की जरूरत रहेगी। आप ये कह सकते हो यहां से कि यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा है, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा है, यानी केवल एक संख्या से आप उस बिंदु की स्थिति बता पा रहे हो। तो ऐसी जो ये स्थिति है इसे कहा जाता है 1D, 1D है ना, एक विमीय निर्देशांक। इसके बाद जब हम ये बात करेंगे कि व्यक्ति यहां से किसी डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाता है और किसी और बिंदु पे चला जाता है, ये यहां आ गया, ये हमारा बिंदु ए था, ये हमारा बिंदु बी पे आ गया। अभी इस बिंदु बी पर व्यक्ति की या उस बाइक सवार की अगर हमें स्थिति को पता करना है तो इसके लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत रहेगी कि वो मूल बिंदु या जीरो बिंदु से इस तरफ कितना गया है, 10 गया है। उसके बाद ये इतना यहाँ कितना गया है, मान लीजिए 15 किलोमीटर गया है। तो इस बिंदु की जो स्थिति रहेगी वो रहेगी 10,15। अगर आप ये कहोगे कि वो व्यक्ति 10,15 किलोमीटर पे गया है तो आसानी से पता कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस 10 है और ये डिस्टेंस 15 है। किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जो हम उसके निर्देशांक काम में लेते हैं उसके लिए ये निश्चित किया गया है कि पहला मान हमेशा x का रहेगा, दूसरा मान हमेशा y का रहेगा और तीसरा मान हमेशा z का रहेगा। इंग्लिश की जो ABCD है उसमें भी पहले x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है। तो उसी के अनुसार ये तय किया गया कि अगर कोई किसी बिंदु के निर्देशांक हमें मिलेंगे तो उस निर्देशांक में पहला मान x का रहेगा, दूसरा मान y का रहेगा और अगर तीसरा मान है तो वो z का रहेगा। तो यदि किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए दो अंकों की जरूरत रहती है तो उसे हम कहते हैं 2D, द्विविमीय निर्देशांक। ठीक है। अभी मान लीजिए कि ये जो बाइक सवार है जैसे आगे बढ़ा तो यहां पर स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया और बाइक स्पीड में थी, इस वजह से बाइक जो है वो हवा में आ गई। कहाँ गई? हवा में। और जब वो बाइक एक समय में हवा में होती है उस समय उसकी क्या स्थिति है उसको बताने के लिए आपको तीन बिंदुओं की जरूरत है, तीन दूरियों की जरूरत रहेगी कि पहले वो सीधा कितना गया, फिर वो बायां कितना गया और फिर वो ऊपर कितना गया। यानी उस बिंदु की स्थिति को बताने के लिए आपको मान लेते हैं 10 मीटर गया है मान लीजिए, तो 10 किलोमीटर इनको मीटर में ले लेते हैं, 15 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और मान लीजिए बाद में 2 मीटर ही गया है तो ये 2 मीटर। तो ये जो बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमने निर्देशांक तय किए हैं 10, 15 और 2, इसे हम कहेंगे 3D, त्रिविमीय निर्देशांक, त्रिविमीय निर्देशांक। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जो हम गणितीय अंकों की जरूरत रहती है, अगर एक अंक की जरूरत है तो वो 1D है, 2 अंकों की जरूरत है तो वो 2D है और अगर 3 अंकों की जरूरत रहती है तो उसे हम 3D कहते हैं। ठीक है। 3D के बाद 4D, 5D, 6D जो है वो नहीं होता है। यानी अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर, कहीं पर भी किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए आपको अधिकतम 3 बिंदुओं की ही जरूरत रहेगी। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी बिंदु की जो दिशा होती है वो 3 ही दिशाएं हो सकती है और उन 3 दिशाओं को नाम दिया गया है x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ाई है, x अक्ष और y अक्ष। और अभी 12th में हम एक और अक्ष ले लेते हैं और वो अक्ष है हमारा z अक्ष। इस प्रकार से 3 अक्षों के सापेक्ष किसी भी बिंदु की जो स्थिति होती है उसे हम त्रिविमीय निर्देशांक में जानते हैं। और ये जो बिंदु है ये हमारा मूल बिंदु रहेगा जहां x0, y0 और z0 रहेगा। बच्चों यहाँ पे ये जो x अक्ष और y अक्ष है ये समकोण पर है, उसी प्रकार से x अक्ष और z अक्ष भी समकोण पर है और y अक्ष और z अक्ष भी समकोण पर है। अभी हमने ये जो बनाया है ये बोर्ड के ऊपर बनाया है और बोर्ड जो है वो 2D होता है, इसलिए हमें फीलिंग नहीं आ रही है कि ये तीनों जो है समकोण पर है।
एक्चुअली वो तीनों इस तरीके से, जो आपके फिजिक्स में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, कुछ उस तरीके से है। ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी तीनों एक दूसरे के ऊपर समकोण पे आधारित है। दो, ये आपके दो अक्ष हो गए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और तीसरा अक्ष जो है इसके लंबवत रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की स्थिति यहाँ पे रहती है। अब जब ये फिक्स हो गया कि भाई किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हमें तीन ही अक्षों के अनुदिश चलना है, तो ये भी निश्चित कर दिया कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष के अनुदिश चलेगा, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष के अनुदिश चलेगा, तो उसके अनुदिश जो मात्रक या एक सदिश होगा उसे कहा जाएगा आई कैप। वाई अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु अगर चल रहा है तो उसके लिए इकाई सदिश को जे कैप कहा गया, और जेड एक्स के अनुदिश कोई भी बिंदु चलेगा तो उसकी स्थिति को बताने के लिए जो हमारा इकाई सदिश होगा उसे कहा गया के कैप। अच्छा, इसको इकाई सदिश भी कहा जाता है, इकाई सदिश, ठीक है। एकक सदिश, मात्रक सदिश और इकाई सदिश। तो यहां से ये बात हमें नोट करना है, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कौन सा होगा, आई कैप। वाई अक्ष के अनुदिश कौन होगा, जे कैप, और जेड एक्स के अनुदिश कौन होगा, के कैप होगा। अब हम एक बिंदु ले लेते हैं जो कि मूल बिंदु से स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई कोमा स्मॉल जेड दूरी पर स्थित है, बिंदु P। इस बिंदु की ये जो निर्देशांक है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, वो ये दर्शा रहे हैं कि ये जो बिंदु है वो मूल बिंदु की सापेक्ष एक्स अक्ष की ओर स्मॉल एक्स दूरी पर है, वाई अक्ष के अनुदिश स्मॉल वाई दूरी पर है, और जेड अक्ष के अनुदिश स्मॉल जेड दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो हम जो इकाई सदिश पढ़ रहे हैं बेटा, इसके अंदर ये चीज हम नोट कर लेते हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश जो हमारा इकाई सदिश रहेगा वो रहेगा आई कैप, है ना। एक्स अक्ष के अनुदिश जो हमारा इकाई सदिश रहेगा वो रहेगा आई कैप। इसी तरीके से जो हमारा वाई अक्ष रहेगा उसके अनुदिश जो हमारा इकाई सदिश रहेगा वो रहेगा जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश जो हमारा इकाई सदिश रहेगा वो रहेगा के कैप। ये चीज हमें नोट कर लेना है। और अभी हमने ये देखा था कि जो हमारा इकाई सदिश होता है उसका परिमाण कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि ए कैप हो, आई कैप हो, जे कैप हो या के कैप हो, इन सभी के परिमाण का जो मान आएगा वो एक आएगा। जितने भी इकाई सदिश होते हैं अगर हम उनका परिमाण निकालते हैं, उनकी अगर हम लंबाई निकालते हैं तो वो लंबाई सदैव क्या आएगी, एक इकाई आएगी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे स्थिति सदिश की। स्थिति सदिश, देखिए स्थिति सदिश क्या होता है। अभी हमने बात की थी 3D की, ये हमारा 3D हो गया, मूल बिंदु O, ये हमारा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष और जेड एक्स, ठीक है। और ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है हमारा, ठीक है। थोड़ा अलग ले लेते हैं इसको। ये एक बिंदु है P जिसकी निर्देशांक है x, y, z, ठीक है। हमें इस बिंदु की स्थिति को सदिश के रूप में दर्शाना है।
अभी इस बिंदु की जो स्थिति है x, y, z, वो ये दर्शा रही है कि ये बिंदु मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश स्मॉल x दूरी पर है। यानी ये जो दूरी है, ये जो दूरी तय की गई है x अक्ष के अनुदिश, वो स्मॉल x है। y अक्ष के अनुदिश जो दूरी तय की गई है, ये जो दूरी तय की गई है, ये दूरी स्मॉल y है। और z अक्ष के अनुदिश जो दूरी तय की गई है, वो दूरी स्मॉल z है। हमें इस बिंदु की स्थिति को सदिश रूप के अंदर दर्शाना है। अभी हमने ये डिस्कस भी किया था कि किसी भी अक्ष के अनुदिश जो हम इकाई सदिश लेते हैं, वो x अक्ष के अनुदिश i कैप, y अक्ष के अनुदिश j कैप और z अक्ष के अनुदिश k कैप को लेते हैं। बच्चों, जो i, j और k जो इकाई सदिश है, ये इकाई सदिश दिशा को व्यक्त करते हैं। जहां पर भी i कैप लिखा आएगा तो वहां हमें ये समझ लेना है कि x अक्ष के अनुदिश दिशा है, y अक्ष के अनुदिश जो दिशा होगी उसको j कैप दर्शाएगा और z अक्ष के अनुदिश जो दिशा होगी उसको k कैप दर्शाएगा। तो अब यहाँ पर अगर ये बिंदु हमारा O A बिंदु है, तो ये OA एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड की एक लंबाई है और इस रेखाखंड की एक दिशा है O से A की तरफ। तो ऐसा रेखाखंड जिसकी दिशा हो उसे हम कहते हैं सदिश। यानी OA एक सदिश है। इस सदिश का जो परिमाण है वो परिमाण x है, जबकि इसकी जो दिशा है वो i कैप है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा OA सदिश हो जाएगा, OA सदिश वो हो जाएगा x i कैप। ये x i कैप ये दर्शा रहा है कि i कैप से तो ये पता चल रहा है कि x अक्ष के अनुदिश दिशा है, और स्मॉल x ये दर्शाएगा कि जो रेखाखंड है उसकी लंबाई स्मॉल x होगी। इसी तरीके से जो OB वेक्टर होगा, O और यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं B, तो ये OB वेक्टर जो बन जाएगा ये बन जाएगा y j कैप। और तीसरा जो हमारा OC वेक्टर बन जाएगा, OC वेक्टर वो बन जाएगा z k कैप। तो इस बिंदु की स्थिति पर पहुंचने के लिए आपको x अक्ष के अनुदिश चलना था, y अक्ष के अनुदिश चलना था और z अक्ष के अनुदिश चलना था। तो ये जो तीनों सदिश रूप में इसके भाग है, x i कैप, y j कैप और z k कैप, ये तीनों इस बिंदु के सदिश भाग है। यानी अगर हम इस OP वेक्टर को r वेक्टर से दर्शा दें, अगर हम इस OP वेक्टर को r वेक्टर से दर्शा दें, तो हमारा ये जो r वेक्टर होगा या फिर हमारा जो OP वेक्टर होगा वो होगा x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। तो ये जो सदिश रूप में हमने इसे व्यक्त किया है, ये जो सदिश रूप में हमने इसे व्यक्त किया है, इसी को इस बिंदु P का स्थिति सदिश कहा जाता है। इसी सदिश को किसी बिंदु का स्थिति सदिश कहा जाता है। एक सदिश के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है। यदि उस सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, यदि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो जाए 0,0,0 और उसका अंतिम बिंदु एक हमें विशिष्ट बिंदु दे रखा है जैसे P x, y, z, तो O से P की ओर का जो सदिश होगा OP वेक्टर या फिर जिसे हमने R वेक्टर से दर्शाया है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, x i प्लस y j प्लस z k। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमें प्रश्न में दे रखा है एक बिंदु -2,3,5, तो इस बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा जिसे हम OP सदिश या फिर स्मॉल r सदिश कहेंगे, वो क्या बन जाएगा? -2i प्लस का 3j प्लस का 5 k कैप।
तो ये जो हमने दर्शाया है ये इस बिंदु P का स्थिति सदिश है। तो इस प्रकार से किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश अगर हमें निकालना है तो वो आसानी से निकाला जा सकता है। x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप लगा के उनको हमें जोड़ देना है। ठीक है, और यहां पर ये जो xi, yj कैप और zk कैप ये तीनों सदिश OP वेक्टर के सदिश घटक है। ये इसके सदिश घटक कहलाते हैं, सदिश घटक। और इसी तरह से पूछा जाता है अदिश घटक, अदिश घटक। तो बच्चों ये जो सदिश जो आपको दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इसके अंदर ये जो मान है x, y और z, x, y, z, इसे कहा जाता है इस सदिश के सापेक्ष अदिश घटक। यानी एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक सदिश देकर ये पूछा जा सकता है कि सदिश के सदिश घटक और अदिश घटक लिखिए। जैसे प्रश्न दे दिया आपको कि सदिश r वेक्टर बराबर -2i प्लस 3j प्लस 5k, इसके सदिश घटक लिखिए। तो जब सदिश घटक की बात आएगी तो सदिश घटक हमारे क्या हो जाएंगे, -2i कैप, 3j कैप और 5k कैप। जबकि यदि आपको इसी के अदिश घटक पूछे, अदिश घटक, तो वो अदिश घटक क्या होंगे, वो अदिश घटक होंगे -2 +3 और +5। तो दिए गए सदिश के सापेक्ष सदिश घटक और अदिश घटक कैसे निकाले जाते हैं वो हमने अभी सीखा है। साथ ही किसी बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश क्या होगा वो कैसे निकाला जाता है वो हमने सीखा है। स्थिति सदिश के लिए जरूरी है कि दिए गए सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु हो वो क्या होना चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए। यदि प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु नहीं है उस स्थिति में उस सदिश को, उस बिंदु का स्थिति सदिश नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आगे जो हम बात करेंगे वो पहले हम समझेंगे फ्री वेक्टर को। फ्री वेक्टर या हिंदी में अगर बात करें तो स्वतंत्र सदिश, स्वतंत्र सदिश। देखिए किसी सदिश को दर्शाने के लिए हमें उसके परिमाण और उसकी दिशा की जरूरत होती है। ठीक है, और यदि सदिश के परिमाण और दिशा इन दोनों को चेंज नहीं किया जाए, अगर किसी सदिश के परिमाण और दिशा को चेंज नहीं किया जाए तो सदिश में भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी सदिश को, ये हमने एक सदिश लिया है, मान लीजिए ये हमारा एक सदिश है और इस सदिश को हम ए वेक्टर नाम दे देते हैं। इस सदिश के लिए ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है, इनके बीच की जो ये लंबाई है, ये लंबाई इसका परिमाण होगा और इसकी दिशा जो है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर है। अब मान लीजिए हमने इस सदिश को यहाँ से इसके समांतर नीचे की ओर यहाँ लेके आ गए, ये लेके आ गए इसके समांतर। तो जब इस सदिश को इसके समांतर हम यहाँ लेके आए तो क्या इसका परिमाण चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या इसकी दिशा चेंज हुई? नहीं हुई, क्योंकि जितने भी समांतर रेखाएं होती है उन समांतर रेखाओं की दिशाएं सेम होती है। ये सदिश भी इस तरफ है, अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर, तो ये सदिश भी नॉर्थ से साउथ की ओर है। यानी फ्री वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अंतरिक्ष में किसी भी सदिश को उसके समांतर आप कहीं पर भी विस्थापित कर सकते हो। किसी सदिश को उसके समांतर अंतरिक्ष में कहीं पर भी आप विस्थापित कर दीजिए, उस सदिश के मान में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, ये ध्यान रखिए। तो ये नोट भी कर लीजिए आप। सदिश को उसकी स्थिति के सापेक्ष, उसकी स्थिति के सापेक्ष
उसके समांतर विस्थापित किया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी सदिश को उसकी स्थिति के सापेक्ष उसके समांतर अंतरिक्ष में कहीं पर भी विस्थापित किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है फ्री वेक्टर का। पोज करके नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट रहेगा संरेख सदिश। संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर। देखिए संरेख सदिश क्या है। संरेख शब्द जो है ये आपने क्लास 10वीं में पढ़ा होगा, है ना। कक्षा 10 के अंदर इसको आपने समझा होगा। संरेख बिंदु, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ हमें समझना है संरेख सदिश। तो संरेख सदिश के नाम से ये समझ में आ रहा है ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये 2 सदिश है, ये हमारा सदिश ए वेक्टर है और इसके समांतर एक ही सदिश बी वेक्टर है। ठीक है, ये सदिश जो है इसका ये बी वेक्टर है। ये 2 सदिश हमने लिए, पहला सदिश ए वेक्टर, दूसरा सदिश बी वेक्टर, और ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर है। तो अभी हमने फ्री वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था उससे हमने ये समझा कि अंतरिक्ष में किसी भी सदिश को उसके समांतर हम कहीं पर भी विस्थापित कर सकते हैं। यानी ये जो बी वेक्टर है इसके समांतर हम इस सदिश को यहाँ पे या फिर इसको यहाँ पे या फिर यहाँ पे इसको ले जाया जा सकता है। तो अगर हम इस बी वेक्टर को इसके समांतर लेके जाएं तो वो इसके समांतर इस ए वेक्टर के ऊपर भी रखा जा सकता है। यानी ये बी वेक्टर को हमने ये यहाँ से ये यहाँ रख दिया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे हो गए? संरेख हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी समांतर सदिश होते हैं, जितने भी समांतर सदिश हुए, ये एक और सदिश ले लिया, ये एक और सदिश ले लिया, ये भी समांतर सदिश ले लिया, एक ये समांतर सदिश ले लिया, अगर ये सारे सदिश समांतर है तो इन सभी समांतर सदिशों को इनके समांतर विस्थापित करते हुए आप एक दूसरे के ऊपर ला सकते हो। और जैसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहेंगे? संरेख सदिश कहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि सभी समांतर सदिश, जितने भी समांतर सदिश होते हैं वो कैसे होते हैं? संरेख होते हैं। संरेख सदिश होते हैं। सभी समांतर सदिश संरेख सदिश होते हैं। अच्छा, इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि दोनों सदिशों की दिशा समान हो। मान लेते ये सदिश जो है इसकी दिशा ये है, इसकी विपरीत और हो सकती है। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर आप इसको इसके समांतर लेके आओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तो उस स्थिति में भी ये सदिश कैसे हैं? संरेख सदिश है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जितने भी समांतर सदिश होते हैं वो समांतर सदिश कैसे होते हैं? वो समांतर सदिश संरेख सदिश होते हैं। अब एक बात यहाँ नोट करने की है कि जो समांतर सदिश होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो समान नहीं होती, उनका जो परिमाण होता है वो समान नहीं होता है। इनके जो परिमाण हैं वो एक दूसरे के परिमाण के गुणज होते हैं। क्या होते हैं? गुणज होते हैं। मान लेते वेक्टर ए 10 है और वेक्टर बी अगर 5 है तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण का दुगुना है। मान लेते ये 20 है, वेक्टर सी जो है इसका परिमाण 20 है, तो इसका जो परिमाण है वो वेक्टर ए से दुगुना हो गया, वेक्टर बी से चौगुना हो गया। ठीक है ना। और मान लेते ये वेक्टर आपका डी है और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 ही है, तो उस केस के अंदर भी वेक्टर डी और वेक्टर ए का जो परिमाण है उनका कुछ अनुपात आएगा।
ठीक है ना, उनका कुछ गुण जाएगा। तो यहां से ये लिखा जाता है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर समांतर है, यदि वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के, तो एक सदिश को लिखा जा सकता है लैम्डा टाइम्स दूसरा सदिश। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि सदिश ए और सदिश बी दो समांतर सदिश है, तो समांतर सदिश को ही कहा जाता है संरेख सदिश। और ऐसे संरेख सदिशों के बीच में जो संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है? वो संबंध होता है वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ इस लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, ठीक है ना, और भिन्न संख्या भी हो सकती है, ठीक है। और इसी लैम्डा की मान के हिसाब से ही हमें सदिश के कुछ और प्रकार पढ़ने हैं। तो उन प्रकारों में जो पहला प्रकार आएगा वो आएगा कि जब इस लैम्डा का मान 1 हो जाए, जब इस लैम्डा का मान 1 हो जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस स्थिति के अंदर वेक्टर ए बराबर आएगा वेक्टर बी के, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। और जब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा, तो ऐसे सदिशों को कहा जाता है समान सदिश, समान सदिश या फिर तुल्य सदिश। इनको कहा जाता है समान या फिर तुल्य सदिश, समान या तुल्य सदिश। और ऐसे सदिशों में होता क्या है? ऐसे सदिश जो समान या तुल्य सदिश होते हैं, उनमें क्या होता है? तो उनमें उनका परिमाण समान होता है, यानी ऐसे सदिशों की लंबाई जो होगी वो समान होगी। दूसरा, उनकी दिशा भी समान होगी, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी वेक्टर, ये स्थिति आती है तो हम कहते हैं कि सदिश संरेख है। अगर लैम्डा का मान 1 हो जाए तो ए वेक्टर बराबर वेक्टर बी हो जाएगा। और ऐसे सदिशों को कहा जाता है समान सदिश। समान सदिश के लिए जरूरी है कि उनका परिमाण समान हो और उनकी दिशा समान हो। परिमाण और दिशा अगर दो सदिशों की समान है, तो ऐसे सदिश को क्या कहा जाता है? समान सदिश कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर इस लैम्डा का मान -1 हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आएगा वेक्टर ए बराबर माइनस का वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर माइनस का बी। तो जब भी एक सदिश दूसरे सदिश के बराबर हो लेकिन विपरीत चिन्ह का हो, तो ऐसे सदिश कहलाते हैं विपरीत सदिश। ऐसे सदिशों को कहा जाता है विपरीत सदिश। ये वो सदिश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है। ये वो सदिश है जिनका परिमाण तो समान होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सदिश ए वेक्टर और इसी के समांतर एक और सदिश हो गया बी वेक्टर। इनका परिमाण, इनकी लंबाई समान होगी और इनकी दिशा भी क्या होगी? समान होगी। लेकिन अगर हम ऐसे सदिश की बात करें तो ये सदिश ए और ये सदिश बी, दोनों का परिमाण तो समान होगा, लेकिन दिशाएं परस्पर कैसी होगी? विपरीत होगी। लेकिन दोनों ही केस के अंदर हमारे सदिश समांतर है, और समांतर सदिश को ही हम क्या कहते हैं? संरेख सदिश कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, तीसरा एक और केस हो सकता है, और वो केस क्या हो सकता है? वो केस हो सकता है कि अगर इस लैम्डा का मान
कोई भी धनात्मक मान आ जाए, है ना, कोई भी पॉजिटिव मान आ जाए, तो जब इस लैम्डा का मान कोई भी पॉजिटिव मान आएगा, जैसे अगर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है ना, आधा आ सकता है, 3.5 आ सकता है, तो वेक्टर ए बराबर कुछ प्लस का मान बी वेक्टर। तो उस केस के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा वेक्टर ए बराबर, जैसे वेक्टर ए बराबर 2 बी वेक्टर, या फिर वेक्टर ए बराबर 3/2 बी वेक्टर, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सदिशों को कहा जाता है समदिश सदिश, समदिश सदिश, समदिश सदिश, ठीक है। समदिश का मतलब हुआ समान दिशा। जब भी यहाँ पे जो लैम्डा का मान है वो धनात्मक आएगा, उस स्थिति में जो सदिश है उनका परिमाण जो है वो एक दूसरे के गुणज होंगे। क्या होंगे? गुणज। यानी इस स्थिति में, ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो सदिश b है उसका परिमाण सदिश a के परिमाण का दुगुना होगा, ठीक है ना। जब आप सदिश b के परिमाण को दुगुना कर रहे हो तो सदिश कौन आ रहा है? a आ रहा है। यहाँ पे सदिश b के परिमाण को आप जब 3/2 कर रहे हो तो कौन सा सदिश आ रहा है? सदिश a आ रहा है, ठीक है ना। तो परिमाण का कुछ गुणज आएगा, लेकिन जो दिशा होगी वो दिशा क्या आएगी? समान आएगी, इसीलिए इनको समदिश कहा जाता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, एक तो ये वेक्टर बड़ा सा आ गया ए वेक्टर, और एक इसके समांतर समान दिशा में ये वेक्टर बी वेक्टर आ गया, तो दोनों सदिश समांतर है, ठीक है, दोनों की दिशा समान है, इसलिए इनको समदिश कहा जा रहा है। लेकिन इसका परिमाण और इसके परिमाण में जो रिलेशन है वो क्या है कि एक सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का कोई गुणज होगा। अच्छा, इसी तरीके से जो अगर समान सदिश की बात करें तो इसमें भी लैम्डा का मान जो है प्लस का है, तो समान सदिश जो है, ये समान सदिश भी आपके समदिश होते हैं, ये भी क्या होते हैं? समदिश सदिश होते हैं। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो हमारा लैम्डा बराबर -1 होता है, इसे कहा जाता है असमदिश सदिश। इसे कहा जाएगा असमदिश सदिश। ऐसे सदिश जो परस्पर समांतर तो होते हैं लेकिन दिशा उनकी विपरीत होती है, ऐसे सदिश को कहा जाता है। उसके लिए हम कौन सा भी ले सकते हैं कि वहां लैम्डा का मान क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। अगर लैम्डा का मान नेगेटिव है ना, अगर लैम्डा का मान माइनस का है, उस केस में हम उसे कहेंगे असमदिश, उनकी दिशाएं विपरीत होगी। क्योंकि हम पहले ही ये बता चुके हैं कि जब भी माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का चिन्ह उनकी विपरीत दिशा को बताएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी वेक्टर, जो ये कॉन्सेप्ट है ये समांतर सदिश होने के लिए होता है। और वो समांतर सदिश एक ही दिशा में हो सकते हैं जिनको कहा जाता है समदिश, विपरीत दिशा में हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है असमदिश। अगर लैम्डा बराबर 1 है यानी उनका परिमाण समान है, और परिमाण समान होने की स्थिति में उन्हें कहा जाता है समान सदिश। और परिमाण तो समान है लेकिन विपरीत दिशा में, तो उसे कहा जाता है विपरीत सदिश। तो ये हमारे सदिश के कुछ और प्रकार हो गए हैं, इसे समझ के नोट कर लीजिए। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सदिश के घटक रूप की। सदिश का घटक रूप,
घटक रूप के बारे में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी सदिश दिए गए सदिश के लिए उसके सदिश घटक क्या होते हैं और उसके अदिश घटक क्या होते हैं। जैसे अगर एक सदिश हमारा ओपी वेक्टर है, जिसे हम आर वेक्टर भी कहते हैं, और वो वेक्टर हमें दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस का जेड के कैप। इस स्थिति में ये जो एक्स आई वाई जे और जेड के, एक्स आई वाई जे और जेड के जो है वो इस सदिश के सदिश घटक कहलाते हैं। इसके जो सदिश घटक होंगे वो घटक होंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। जबकि इसके जो अदिश घटक होंगे वो केवल परिमाण होंगे एक्स वाई और जेड, इन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। बच्चों इस स्थिति में जब आपको सदिश घटक रूप में दे रखा होता है उस समय उस सदिश की लंबाई क्या होगी, उस सदिश का परिमाण क्या होगा। तो अगर हम परिमाण की बात करें, परिमाण, तो जो परिमाण है उसको हम ओपी वेक्टर से दर्शाते हैं, उसके मापांक से, या फिर इसी को हम लिखते हैं आर वेक्टर का मापांक। और इसे निकालने का जो तरीका है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पे एक्स वाई और जेड जो है वो दिए गए सदिश के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से दिए गए सदिश का परिमाण आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें एक सदिश दे रखा है ओ ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, और आपको इस ओ ए वेक्टर का परिमाण निकालना है। तो इसका जो परिमाण निकलेगा वो निकलेगा ओ ए वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 4 29। तो ये जो मान हमें मिला है वो इस सदिश के सापेक्ष इसका परिमाण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिए गए सदिश का क्या निकाल सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं। अब चूंकि हम परिमाण निकालना सीख गए हैं और सदिश हमें दे रखा होता है तो सदिश के सापेक्ष इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है वो भी हम कंटिन्यू यही कर लेते हैं। मान लीजिए यही प्रश्न होता कि ये जो सदिश हमारा ओ ए वेक्टर है, जिसे हम एक और नाम से स्मॉल ए वेक्टर के नाम से जाना जाए, तो इस ए वेक्टर के सापेक्ष जो इकाई सदिश होगा हमारा ए कैप, वो ए कैप कैसे निकलेगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का परिमाण। इकाई सदिश ए कैप बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो दिए गए प्रश्न के अंदर जो हमारा सदिश है वो दे रखा है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, और उसका जो परिमाण आ रहा है ए वेक्टर का परिमाण वो आ रहा है अंडर रूट 29। तो ये हो गया। इसको अगर हम लिखें तो ये 2 बटा रूट 29 आई कैप 3 बटा रूट 29 जे कैप और 4 बटा रूट 29 के कैप। तो ये हमारा दिए गए सदिश के सापेक्ष क्या होगा, इकाई सदिश होगा। तो इस प्रकार से हम दिए गए सदिश के सापेक्ष इकाई सदिश को निकाल सकते हैं, दिए गए सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं। पोज करके नोट कर लीजिए इसे। अपनी बुक्स के अंदर जो भी
हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें प्रश्न दे दिया जाए, आपसे अगर ये कहा जाए यदि सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप तथा 5 आई कैप प्लस का जेड कैप ही ले लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तथा 5 आई माइनस का 4 जे कैप समान सदिश है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है और ये प्रश्न हमें सिखा रहा है कि समान सदिश क्या होता है। समान सदिश क्या होता है? तो हमने अभी सीखा था कि समान सदिश हम ऐसे सदिशों को कहते हैं जिनका परिमाण और दिशा समान है। परिमाण और दिशा समान हो। बच्चों, दिशा जो होती है वो निर्धारित करती है इकाई सदिश, दिए गए सदिश के इकाई सदिश। दो सदिश तभी समान हो सकते हैं जब मूल बिंदु के सापेक्ष एक्स एक्स की और उनकी लंबाई, वाई एक्स की और उनकी लंबाई और जेड एक्स की और उनकी लंबाई समान हो। यानी यदि दो सदिश समान सदिश है तो उनके आई, जे और के गुणांक समान होंगे। ठीक है ना? तो इसे हम नोट कर लीजिए। क्या? समान सदिशों के आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक कैसे होंगे? समान होंगे। यदि दो सदिश समान दे रखे हैं तो उनके आई, जे और के गुणांक समान होंगे। या फिर यदि दो सदिशों के आई, जे, के गुणांक समान है तभी वो क्या होंगे? समान सदिश होंगे। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ये सदिश और ये सदिश समान सदिश है, तो हम यहाँ आई, जे और के जो गुणांक है उनकी तुलना करेंगे। एक्स आई कैप या 5 आई कैप, तो आपका एक्स किसको रिप्लेस कर रहा है? 5 को, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5। वाई जे कैप बराबर माइनस का 4 जे कैप, तो वाई को कौन दर्शा रहा है? माइनस का 4। और जेड के कैप, और यहाँ पे के कैप का कोई मान ही नहीं है, यानी के कैप के साथ जो संख्या है वो आपकी 0 होगी, तो आपका जेड का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है इसमें। तो ये समझना जरूरी है कि यदि दो सदिश समान है तो उनके आई, जे और के गुणांक क्या होंगे? समान होंगे। इसी से बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे कहा जाए यदि वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप तथा वेक्टर बी बराबर 4 आई कैप और प्लस का 3 के कैप, ठीक है, हो तो आपको एक तो ये बताना है कि क्या सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण बराबर है, और दूसरा आपको ये बताना है कि क्या सदिश ए व सदिश बी समान सदिश है। ये दो प्रश्न हैं हमारे सामने। दो सदिश आपको दे रखे हैं। पहला तो आपको बताना है कि क्या इनके परिमाण समान है। तो परिमाण निकालना आसान काम है। किसी भी सदिश घटकों के रूप में दिए गए सदिश का परिमाण अगर हमें निकालना है तो रूट के अंदर आई, जे और के जो गुणांक है उनके वर्गों का हमें
योग करना होता है। यानी अगर हम पहले प्रश्न की बात करें और हमें वेक्टर ए का मापांक चाहिए तो वो होगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट 9 और 16 25 हो जाएगा, 5 का ही आएगा। ठीक है। और अगर हम बी वेक्टर की बात करें उसका परिमाण जो आएगा वो आएगा रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 25, 5 का ही आ गया। यानी यहाँ पे सदिश ए के सापेक्ष परिमाण और सदिश बी के सापेक्ष जो परिमाण आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ये, इसलिए ए का परिमाण और बी का परिमाण कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश है क्या, समान सदिश। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था, दो सदिश समान सदिश तभी होंगे जब उनके आई, जे और के गुणांक क्या हो, समान हो। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो आई का गुणांक 3 है, यहाँ आई का गुणांक 4 है, समान नहीं है। ठीक है। तो आगे देखने की वैसे जरूरत नहीं है। यहाँ जे का गुणांक 4 है, यहाँ जे का गुणांक है ही नहीं, देख लो 0 है ना, के का गुणांक यहाँ 0 है, यहाँ के का गुणांक 3 है। तो अब लिखेंगे क्योंकि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के आई, जे व के गुणांक समान नहीं है, इसलिए सदिश ए व सदिश बी समान सदिश नहीं है। ठीक है भाई। यदि दो सदिश समान होंगे तो उनके आई, जे, के गुणांक समान होंगे, आई, जे, के गुणांक समान होंगे तो सदिश समान होंगे। ठीक है। अदरवाइज वो समान सदिश नहीं होंगे। नोट कर लीजिए पोज करके इसे।